मूवी का मेन कैरेक्टर कैंग कुछ सालों पहले तक एक प्रोफेशनल हिटमैन हुआ करता था। मतलब वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता था। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे महंगा किलर था। लेकिन अब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेकर अपनी वाइफ ह्यूनसू के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। कैंग बहुत अमीर होता है क्योंकि पास में उसने अपने काम से बहुत सारा पैसा कमाया था। एक दिन कैंग अपने घर पर कॉफी पीते हुए मैगजीन पढ़ रहा होता है। तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ 3 हफ्तों के लिए घूमने जा रही हूँ। पर मेरी फ्रेंड की एक 17 साल की किम यूंजी नाम की बेटी है, जिसे तुम्हें 3 हफ्तों के लिए अपने साथ रखना होगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए यूंजी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कैंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो यूंजी को अपने साथ रखने से मना कर देता है। पर उसकी वाइफ किसी तरह उसे 3 हफ्तों के लिए यूंजी का बेबी सीटर बनने के लिए मना लेती है। अगले दिन कैंग अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद यूंजी को लेने उसकी वाइफ की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ यूंजी अपने साथ अपनी एक फ्रेंड जून को भी लेकर आती है। यूंजी कैंग से पूछती है कि क्या आज रात वो अपने फ्रेंड के साथ रह सकती है, पर आप ये बात मेरी मॉम को ना बताएं। कैंग तो पहले से ही यूंजी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। कैंग यूंजी से उसका वॉलेट लेकर उसमें कुछ पैसे रखता है और यूंजी और उसकी फ्रेंड को एक कैफे के सामने ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। रात को कैंग चैन की नींद सो रहा होता है। तब 1 बजे यूंजी उसे कॉल करके कहती है कि मैं एक कैफे में हूँ और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। कैंग अपनी नींद खराब करके उसे लेने कैफे चला जाता है। कैफे पहुंचकर कैंग देखता है कि यूंजी एक लड़के के साथ बैठी होती है और उसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा होता। कैंग समझ जाता है कि यूंजी ने उसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है। कैंग उससे पूछता है कि तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ रहने वाली थी। पर यूंजी उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी फ्रेंड को मैसेज करने लगती है। ये देखकर कैंग को गुस्सा आने लगता है। मैसेज में यूंजी की फ्रेंड उसे बाहर मिलने बुलाती है, तो कैंग को वापस घर जाने को कहती है। कैंग किसी तरह अपने गुस्से को काबू करके वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो अपनी कार के विंग मिरर में देखता है कि यूंजी कुछ लड़कों के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही होती है। कैंग इस बात को इग्नोर करके अपने घर जाने लगता है। पर थोड़ी दूर जाते ही वो देखता है कि आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो वो अपने जीपीएस ट्रैकर से यूंजी की लोकेशन पता करके उसके पीछे जाने लगता है। दरअसल ये ट्रैकर उसने यूंजी के वॉलेट में पैसे रखते समय रखा था। ट्रैकर की लोकेशन का पीछा करते हुए कैंग एक स्केट क्लब के बाहर पहुंचता है। इस क्लब में एक सुंगयुंग नाम की लड़की यूंजी को अपने एक क्लाइंट के पास जाने को बोल रही होती है और बदले में वो उसे $2000 ऑफर कर रही होती है। मतलब कि वो यूंजी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर कर रही होती है। यहाँ हमें सुंगयुन की बातों से पता चलता है कि यूंजी जिस लड़के के साथ कैफे में बैठी थी उसने और यूंजी की फ्रेंड जून ने मिलकर यूंजी को फंसाया है। यूंजी सुंग को इस काम को करने से मना कर देती है। इससे सुंग को गुस्सा आता है और वो यूंजी को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी वहाँ कैंग आता है। वो सुंग से कहता है कि यूंजी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तभी कैफे वाला लड़का चाकू लेकर कैंग की तरफ बढ़ता है। कैंग उसका हाथ मरोड़कर उससे चाकू छीन लेता है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लड़के कैंग को मारने के लिए आते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि कैंग कुछ सालों पहले तक एक प्रोफेशनल किलर हुआ करता था। कैंग एक एक करके सभी लड़कों को धो देता है और यूंजी को बाहर जाने को बोलता है। तभी सुंग कैंग के पेट में चाकू मार देती है, जिसका कैंग पर कोई असर नहीं होता। कैंग सुंग के फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर कैंग यूंजी को लेकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह यूंजी कैंग से अच्छे से बर्ताव करने लगती है, क्योंकि वो कल रात वाले कैंग के एक्शन से इम्प्रेस हो गई थी। रात को कैंग और यूंजी डिनर करके घर लौट रहे होते हैं। तब उन्हें रास्ते में पुलिस चेकिंग होती दिखाई देती है, जहां डिटेक्टिव ली कैंग की कार को रोककर उससे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव ली से कैंग को पता चलता है कि कल रात को यहाँ कॉलेज के कुछ लड़कों का मर्डर हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये चेकिंग हो रही है। ये सुनकर यूंजी थोड़ा परेशान हो जाती है। कुछ सवालात के बाद डिटेक्टिव ली उन दोनों को वहां से जाने देता है। घर आकर कैंग उस मर्डर्स के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मरने वाले लड़के वही हैं जिन्हें कल रात उसने स्केट क्लब में पीटा था। अगले दिन डिटेक्टिव ली कैंग से मिलने उसके घर आता है। वो कैंग को अपने मोबाइल पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें कैंग की कार उसी जगह से गुजर रही थी जहां उस रात लड़कों का मर्डर हुआ था। कैंग कहता है ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, उस रात और भी गाड़ियां उस रोड से निकली होगी। फिर ली कैंग को एक और वीडियो दिखाता है, जिसमें उस रात मर्डर हुए लड़के की बाइक के पीछे एक लड़की बैठी थी, जो यूंजी की तरह दिख रही थी। लेकिन वीडियो काफी ब्लर होने की वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाता कि वो लड़की यूंजी ही है या कोई और। यूंजी ये सब देख काफी घबराई हुई होती है। डिटेक्टिव ली के जाने के बाद यूंजी उस रात के लिए कैंग से माफी मांगती है। यूंजी का डरा हुआ चेहरा देखकर कैंग अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है।
जहाँ उसे एक लड़की याद आती है जो अपनी जिंदगी से हार कर सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन मरने से पहले वो एक बार किसी को हक करना चाहती थी। तब कैंग ने उसे अपने सीने से लगाया था। तभी यूंजी के फोन पर सुंग का कॉल आता है तो कैंग यूंजी से फोन लेकर उससे बात करता है। सुंग कैंग को बताती है, उस रात तुमने उस लड़के से जो चाकू छीना था, उसी चाकू से उस लड़के का मर्डर हुआ है और चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। अब भले ही तुमने मर्डर ना किया हो, फिर भी पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी। और अगर तुम्हें वो चाकू चाहिए तो यूंजी को लेकर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं वो चाकू पुलिस को दे दूंगी। फोन रखने के बाद कैंग यूंजी को एक फिटनेस बैंड पहनने को देता है जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, ताकि वो कभी भी यूंजी की लोकेशन ट्रैक कर सके। फिर कैंग अकेले ही अपनी बाइक से सुंग की बताई लोकेशन पर चाकू लेने निकल जाता है। वहां पहुंचते ही कैंग को पता चलता है कि वो लोग एक बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हैं। वहां सुंग के साथ उसका एक पार्टनर भी होता है। उस रात वाले पंच के कारण सुंग की एक आंख खराब हो जाती है। कैंग सुंग से कहता है कि तुम्हारी आंख कभी ठीक नहीं होगी। तभी एक मोटा ताजा गुंडा कैंग पर हमला करता है और कैंग बहुत ही आसानी से उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर कैंग उन दोनों से उस रात वाला चाकू मांगता है। उन दोनों के मना करने पर कैंग बेहोश पड़े गुंडे को चाकू से काटने लगता है, जिससे सुंग का पार्टनर घबरा कर कैंग की तरफ वो चाकू फेंक देता है। जैसे ही कैंग चाकू उठाने के लिए नीचे झुकता है, सुंग का पार्टनर उस पर गोलियां चलाते हुए वहां से भाग जाता है। कैंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है तो रास्ते में एक यूरी नाम का रशियन हिटमैन कैंग पर हमला कर देता है। यहाँ दोनों में तगड़ी फाइट होने लगती है। यूरी भी एक प्रोफेशनल हिटमैन होता है, इसीलिए वो कैंग को काफी टफ टाइम देता है, पर फिर भी कैंग उसे घायल करके उसकी जान लिए बिना वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर कैंग टूटे हुए सीसीटीवी कैमरा और फ्लोर पर जूतों के निशान देखकर समझ जाता है कि यूंजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर कैंग अपनी गन लेकर यूंजी को दिए ट्रैकर को ट्रैक करते हुए एक घर में पहुंच जाता है जो कि एक ब्रोथल होता है, लेकिन उसे वहां यूंजी नहीं मिलती, पर उसे वहां सुंग मिल जाती है जो उसे देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। कैंग उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। सुंग कैंग को यूंजी का टूटा हुआ फिटनेस बैंड दिखाकर बोलती है, हमें पता चल चुका है कि तुम हर बार उसे कैसे ढूंढ लेते हो। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग यूंजी को जान से मार देंगे। पर कैंग उसकी धमकी से डरता नहीं, वो कहता है अभी तो तुम्हारी एक आग गई है, अब जान जाएगी। फिर वो सुंग को उसी ब्रोथल वाले घर में ले जाकर कुर्सी से बांध देता है और उसकी थाई में चाकू घुसाकर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। तब सुंग उसे बताती है कि ये एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है, जहाँ पहले तो कोरियन स्कूल गर्ल्स को पैसे देकर मनाया जाता है, पर अगर वो नहीं मानती तो फिर उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। यूंजी को हमारे एक क्लाइंट ने खुद चुना था, इसीलिए उस रात पहले उसे पैसे देकर समझाया गया, पर वो नहीं मानी तो उसे किडनैप कर लिया गया। इन सब में कोरियन माफिया के साथ रशियन माफिया भी इन्वॉल्व है। कैंग उसे थोड़ा और टॉर्चर करके पूछता है कि यूंजी कहाँ है और उसे किसने चुना था। तो सुंग उसे शहर के बाहर एक मोटेल की लोकेशन बताती है जहाँ यूंजी को ले जाया गया होगा और कहती है कि सिर्फ बॉस को पता है कि उसे किसने चुना था। कैंग सुंग को बिना जान से मारे उस मोटेल की ओर निकल जाता है। कैंग के वहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव ली उसी ब्रोथल वाले घर में आता है तो उसे वहाँ यूंजी की लाश मिलती है। उधर कैंग उस मोटेल में पहुंच जाता है जहां उसका सामना बहुत सारे गुंडों से होता है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है। फिर कैंग को वहाँ रशियन हिटमैन यूरी मिलता है। वो कैंग को बताता है कि वो कल सुबह 8 बजे इरिना नाम की शिप से यूंजी को रशिया ले जाने वाले हैं, पर तुम उसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। कैंग को अभी यूरी से फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसे अभी यूंजी को बचाना था। कैंग भागते हुए उस मोटेल के अंदर जाता है तो यूरी भी उसके पीछे जाता है। यहाँ दोनों में तगड़ी फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान कैंग यूरी को एक रस्सी से बांधकर उसी रस्सी के सहारे मोटर की खिड़की से नीचे कूद जाता है और एक कार पर लैंड होता है जो कि डिटेक्टिव ली की थी। ली कैंग को गन पॉइंट पर अरेस्ट करने वाला होता है, पर तभी कैंग उसकी गन छीनकर उसे बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ लेकर यूंजी को बचाने के लिए सी पोर्ट की ओर निकल जाता है। सुबह सुबह ये दोनों पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां कैंग को एक ब्लैक कलर की वैन में कुछ गुंडों के साथ यूंजी दिखती है। तो कैंग अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उस वैन को टक्कर मार देता है जिससे वो पलट जाती है। फिर कैंग सभी गुंडों को मारकर यूंजी को वैन से बाहर निकाल लेता है। उसी समय वहां सुंग का पार्टनर आ जाता है और कैंग को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, पर उसकी वैन कार से टकरा जाती है जिस कारण वो घायल होकर अपनी कार से बाहर आ जाता है। कैंग उसे उस क्लाइंट का नाम पूछता है जिसने यूंजी की डिमांड की थी, पर वो कैंग को उस क्लाइंट का नाम नहीं बताता, तो कैंग उसे गोली मार देता है। फिर कैंग उसकी जेब से उसका मोबाइल निकालकर लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है तो डिटेक्टिव ली का मोबाइल बजने लगता है। इसका मतलब डिटेक्टिव ली भी रैकेट में इन्वॉल्व होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। कैंग डिटेक्टिव ली से कहता है कि मैंने यहाँ जितना भी खून खराबा किया है इसे तुम एक पुलिस ऑपरेशन का नाम दे दो और बदले में मैं तुम्हें ये फ़ोन दे दूंगा। ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कैंग की बात मान लेता है।
और इस इंसिडेंट को एक पुलिस ऑपरेशन बताकर कैंग और यूंजी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है। 2 दिन बाद जब यूंजी को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो उसके कारण कैंग को हुई परेशानी के लिए उससे माफ़ी मांगती है। पर कैंग जानता था कि इन सब में यूंजी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारा दोष उस आदमी का है जिसने यूंजी को चुना था। कुछ देर बाद डिटेक्टिव ली कैंग से मिलने हॉस्पिटल आता है। तब कैंग ली को बताता है कि उस रात मोटेल के बाहर मैंने तुम्हारी कार की डिक्की में सुनियम की लाश देख ली थी। तब मैं समझ गया था कि तुम भी उन लोगों से मिले हुए हो। फिर कैंग ली को ऑफर देता है कि तुम मुझे उस इंसान तक पहुंचा दो जिसने यूंजी को चुना था। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और वो मोबाइल दे दूंगा जिसमें तुम्हारे करप्ट होने के सबूत है। ली कैंग का ये ऑफर मानकर वहां से चला जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव ली कैंग को कॉल करके पार्क ह्यूंजू नाम के आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि सुंगयुंग और उसका पार्टनर इसी के लिए काम करते थे। इससे तुम्हें उस आदमी का पता चल सकता है जिसने यूंजी की डिमांड की थी। कैंग पार्क के पास जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है और पार्क के पैरों पर गोली मारकर उससे पूछता है कि यूंजी को किसने चुना था। तभी पार्क के मोबाइल पर एक लेडी का फोन आता है जो उसे किसी पूल पार्टी के लिए लड़कियां तैयार करने को कहती है। इस धंधे में इस लेडी को पिग मामा नाम से जाना जाता है और यही लेडी इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को चलाती है। कैंग पार्क के सर पर गन तान देता है तो पार्क उसे बताता है कि जिस आदमी ने यूंजी की डिमांड की थी वो एक जज है जो बहुत पावरफुल, करप्ट और ठरकी इंसान है। उसे हमेशा नई नई लड़कियां चाहिए होती है। पार्क ये भी बताता है कि ये लोग कोरियन स्कूल गर्ल्स को किडनैप करके रशिया और एशिया में बेचते हैं। इन सब में जज इनका सपोर्ट करता है और जिस हिटमैन यूरी से कैंग की 2 बार फाइट हुई थी वो उसी जज का पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये सब जानने के बाद कैंग पार्क को गोली मार देता है। फिर कैंग एक ऐसे क्लीनिंग कंपनी वालों को कॉल करके बुलाता है जो किसी भी क्राइम सीन पर हुए खून खराबे के सबूतों को मिटाकर डेड बॉडीज को डिस्पोज करते हैं। कैंग ने इससे पहले भी कई बार अपनी किलिंग के बाद इनको क्लीनिंग के लिए हायर किया था। इसके बाद कैंग अपने एक पुराने दोस्त के पास जाकर उससे एक बड़ी सी स्नाइपर गन खरीदता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंग डिटेक्टिव ली को कॉल करके उस जज के बारे में पूछता है तो ली उसे बताता है कि वो सेंट्रल कोर्ट का चीफ जस्टिस है। वो बहुत अमीर और पावरफुल इंसान है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत है। ली कैंग को ये भी बताता है कि यूंजी के पापा 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर गए थे और अब वो जिस लेडी के साथ रहती है वो उसकी सौतेली माँ है। इसके बाद कैंग उस पूल पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है जिसका पता उसे पार्क और पिग मामा की कॉल से चला था। वहां पहुंचकर वो बाहर खड़े सभी गार्ड्स को अपने स्नाइपर गन से मार देता है। फिर वो अंदर जाकर एक एक गुंडों को मारने लगता है। यूरी वॉकी टॉकी से मरे हुए गुंडों को कांटेक्ट करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो कैंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव ली भी आ जाता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ली कैंग के साथ है, लेकिन वो कैंग से गद्दारी करके उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और यूरी के साथ उसे जज के सामने ले जाता है। कैंग जज से पूछता है क्या तुम्ही ने यूजी की डिमांड की थी, पर जज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और हंसकर उसे हाथ मिलाता है। फिर जज अपने आदमियों से कहता है कि इसे बाहर ले जाकर मार दो। ली कैंग को गन पॉइंट पर लेकर मारने के लिए बाहर ले जाता है पर थोड़ी दूर जाकर कैंग उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। साथ ही साथ वो वहाँ बाकी गुंडों को भी बहुत मारता है। कैंग ली से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ इसीलिए सरेंडर किया था ताकि तुम मुझे जज के सामने ले जाओ। इतना कहकर कैंग ली को गोली मार देता है। तभी वहाँ यूरी आ जाता है और वो कैंग पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग होने लगती है। दोनों ही ट्रेन फाइटर होते हैं, इसलिए दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन कैंग यूरी पर भारी पड़ जाता है और उसे मार देता है। फिर कैंग जज के पास जाता है। कैंग को देखते ही जज घबरा जाता है। जज कैंग से कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, पर अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हारे किए सारे मर्डर्स के आरोप डिटेक्टिव ली और पिग मामा पर लगा दूंगा। कैंग जज से पिग मामा के बारे में पूछता है तो जज उसे बताता है कि यूंजी की माँ ही पिग मामा है जो पिछले काफी सालों से इस प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस को चला रही है। मैं पुलिस से बचने में उसकी मदद करता हूँ, बदले में वो मुझे नई नई लड़कियाँ देती है। फिर कैंग जज से पूछता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तब जज उसे बताता है कि यूंजी उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है। ये सब सुनने के बाद कैंग जज को गोली मार देता है। अगले सीन में हम यूंजी की माँ को देखते हैं जो कैंग की वाइफ सू के साथ छुट्टियां मना रही होती है। तभी उसे कॉल आता है तो प्राइवेसी के लिए वो सू से दूर जाकर अपनी कार में जाकर कॉल रिसीव करती है। ये कॉल उसे जज के मोबाइल से आ रहा था, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कैंग बात करता है जो पहले से ही उसकी कार में पीछे बैठा था। वो कैंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो कैंग को बताती है कि यूंजी उसकी सौतेली बेटी है, इसलिए उसे यूंजी से कोई प्यार नहीं, वो बस उसे यूज करके पैसे कमाना चाहती थी। साथ ही साथ वो कैंग को ये भी बताती है कि उसने कैंग की वाइफ से सिर्फ इसीलिए दोस्ती की थी क्योंकि वो जानती थी कि कैंग बहुत अमीर आदमी है और वो यूंजी का यूज करके कैंग को फंसाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कैंग की वाइफ को कन्विंस किया था कि कुछ दिनों के लिए वो यूंजी को अपने घर पर रहने दे। कैंग कहता है कि तुम्हें ये प्लान बनाने से पहले मेरे पास्ट के बारे में जान लेना चाहिए था।
इसके बाद कैंग उसे कार चलाने को बोलता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद यूंजी का ख्याल रखूंगा। इतना कहते ही कैंग उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम कैंग की वाइफ को समुद्र के किनारे खड़े देखते हैं। कैंग भी यूंजी के साथ वहां पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को गले लगाता है। यहाँ हम फ्लैशबैक के सीन से समझ पाते हैं कि जिस लड़की को कैंग ने सुसाइड करने से बचाया था वो कैंग की वाइफ ही है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।